चलिए जी, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर 8 जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इसको शुरू किए थे। आज आपका ये तीसरा क्लास है और आज इसको ख़त्म किया जाएगा, ठीक। और कल इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। जल्दी बैठिए और टाइम से आइए, बकवास कम कीजिए, काम देते हैं। तो चलिए उधर बैठिए, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ देर में आदित्य भी आने वाले हैं। तो आज हम लोग अंतिम लेक्चर देखने वाले हैं प्रेस राष्ट्रवाद के, और आज हम इसको ख़त्म करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, 1 घंटा से ज़्यादा ना लेंगे, ख़त्म करना है। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ लिया था कि भारतीय समाचार पत्र जो है वो ब्रिटिश सरकार के जो भी शोषणकारी नीति है, समाज में जो कुरीति था या बाकी के जो भी चीज़ें समाज में थी, उन सब के विरुद्ध है यहाँ पे वो काम किया था, उसमें सुधार लाने का काम किया था। और आज हम लोग उसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे। सब कौन जुट करके रख लेता है, समझे में ना आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का जो राष्ट्रवाद था, जो देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें इसका क्या प्रभाव रहा, प्रेस का क्या भूमिका रही और इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो भी आंदोलन हो रहे थे देश में, देश की आज़ादी के लिए, उसमें। तो सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। राजनीति की बात करो, इसमें भी प्रेस काम कर रहा है। तुम सामाजिक बात करो, जो भी समाज के रीति रिवाज की प्रथा है, उस पर भी ये काम कर रहा है। आर्थिक रूप से भी कोई भी चीज़ संबंधित हो, कोई भी मुद्दा, उस पर भी, या फिर सांस्कृतिक रूप से हो। यानी कि हमारा जो प्रेस है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक सभी चीज़ में काम कर रहा था, ठीक। आज भी तुम देखो तो इन सब चीज़ों में ये काम कर रहा है। आप प्रेस मतलब समाचार पत्र पढ़िए तो उसमें देश की हर जानकारी मिल जाएगा, देश से लेकर के विदेश तक, छोटे से लेकर के बड़े तक हर मामला की जानकारी मिल जाएगा। उसमें तुमको मनोरंजन के भी चीज़ मिल जाएगा, गेम भी मिल जाएगा, व्यापार के भी चीज़ें मिल जाएगी, राजनीतिक चीज़ें भी मिल जाएगी, सामाजिक कोई कार्यक्रम हुआ है वो भी मिल जाएगा। यानी एक समाचार पत्र अगर कोई खरीदो, जैसे मान लो हम हिंदुस्तान खरीदें, तो उसमें ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी, ठीक। तो उन सब चीज़ों को प्रभावित करने का काम कौन करता है? तो जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे भी ये सारे काम को वो कर रहा था और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, उसको प्रभावित कर रहा था। प्रेस के माध्यम से ही जो राष्ट्रीय नेता हैं वो अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते थे। जो भी सरकार गलत करती थी वो लोगों तक पहुंचती कैसे थी? तो जो जानकार थे उस टाइम पे, विद्वान थे, जिनको ये समझ में आ रहा था कि सरकार अपनी नीति से कैसे हमारा शोषण कर रहा है, वो अपने बातों को रखते थे लोगों के सामने। और किस माध्यम से? प्रेस के माध्यम से। समाचार पत्र में छप गया, लोग पढ़ते थे और फिर अपना तर्क लगाते थे कि बात सही है या गलत है। खाली अंग्रेजी में छपता था। हाँ, तो थोड़ा इतना पता है कि यहाँ सिर्फ अंग्रेजी नहीं, एक साथ कई एक लैंग्वेज बोलने वाले भी लोग थे। राजा राम मोहन राय एक लैंग्वेज नहीं जानते थे, कई सारे जानते थे। आज ऐसा थोड़े, अब जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल, ये लोग क्या लगता है ऐसे थे फालतू आदमी। इसमें से आधा से ज़्यादा सब इंग्लैंड जाके पढ़े हुए थे, तो अंग्रेजी को बेहतर तरीके से समझते थे और उसको अपनी भाषा में लिखते थे, तभी तो लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक। तो ये समझ गई। तो यहाँ पे जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो अंग्रेज के शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते थे, जिससे कि यहाँ के लोगों में एक नई जागृति आती थी। वो चीज़ों को समझते थे, उनको समझ में आता था कैसे सरकार हमारा शोषण कर रहा है, और वो जगे, और वही उनका जगना ही कहीं ना कहीं फिर लेकर आ गया क्या चीज़, तुमको राष्ट्रीय आंदोलन। समझ गई। तो इसमें भी प्रेस की भूमिका रही। और प्रेस की भूमिका क्या रही? तो प्रेस की भूमिका ये रही
कि उस टाइम के जो भी पत्रकार थे उसमें से ज्यादातर पत्रकारिता इसलिए नहीं चुना कि उनको व्यवसाय करना था, लाभ कमाना था। उन लोगों ने पत्रकारिता को इसलिए चुना क्योंकि उनमें देशभक्ति थी और वो लोगों को जगाना चाहते थे और जी जान से ले इसके लिए काम किए वो, समझे। ठीक आज के तरह सरकार के गोद में जाके नहीं बैठ गए थे, वो देश के लिए लड़ते थे। और यही कारण है कि उस टाइम पे हमारा भारतीय प्रेस जो दो भाग में बट गया था, एक भारतीय प्रेस और एक एंग्लो इंडियन प्रेस, समझ गए। तो जो भी देशभक्त थे उन्होंने पत्रकारिता को लाभ या व्यवसायिक दृष्टि से नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में अपनाया। मिशन है आज़ादी लेनी है, अंग्रेजों का पर्दाफाश करना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना की, लोगों को जगाया। उसके बाद इन लोगों ने अंग्रेजों द्वारा पक्षपात की नीति की आलोचना किया। जैसे में कि आ जाता है आपका भारतेंदु जी का नाम। भारतेंदु जी लिखते हैं कि क्या कारण है कि हिंदू मजिस्ट्रेट अंग्रेजों के दंड न दे सके पर अंग्रेजी हिंदू को। था ना व्यवस्था कि अंग्रेज भारतीयों को सजा सुना सकता है लेकिन भारतीयों को भारतीय अंग्रेज को नहीं। तो इस पे आलोचना किए थे वो। ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश में विदेशी आकर के मेरे खिलाफ फैसला दे सकता है लेकिन हम अपने ही देश में विदेशियों के खिलाफ फैसला ना दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आलोचना था, लोग इसको पढ़ रहे थे और इस बात से वो जाग रहे थे। ठीक, इसके अलावा उस टाइम पे जो ब्रिटेन के लोग हैं उनका वेतन बहुत ज़्यादा था, हमने से लगभग 5 गुना ज़्यादा जितना एक भारतीयों को मिलता था, और हम लोगों का वेतन बहुत ही कम। उसकी भी आलोचना होती थी और न्यूज़पेपर में सीधे धमकी मिलता था सरकार को कि सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। ये जो 2 रंग की नीति है इसको जितना जल्दी हो खत्म करनी चाहिए। और 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं एक कारण था ये, जो उनके साथ सर्विसेज में जो भेदभाव होते थे ना, ऊंचा पद नहीं मिलना, कम वेतन मिलना, वो भी एक कारण था। तो उन सब चीज़ों को ये आलोचना कर रहे थे। जो भारत में नई शिक्षा नीति आई थी, मैकाले के द्वारा लेकर के आया गया था, उसकी भी आलोचना हो रही थी। और उस आलोचना को सरकार तक पहुंचाने का काम कौन किया? तो वो काम किया प्रेस। उसने लोगों की उन बातों को लिखा और सरकार तक पहुंचाया, समझ गए। तो ये भी काम किया। प्रेस ने अंग्रेजों द्वारा भारत में हो रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। जो अंग्रेज यहाँ पे हमारा शोषण कर रहे थे, यहाँ से सोना भर भर के लेके जा रहे थे, 5 गुना जो महीना ज़्यादा था उनका, उन सब का यहाँ के अखबार ने विरोध किया। और ये सारी चीज़ें एक एक करके लोगों में राष्ट्रवादी भावना को जगा रहा था। उस आगे देखो, भारत मित्र ने भारत से चावल निर्यात का विरोध किया। जो भारत मित्र है अखबार था उस टाइम के, तो भारत से जो चावल जाता था विदेश, उसका विरोध किया कि हमारे देश में खाने को नहीं है और यहाँ से दूसरे देश भेजा जा रहा है। तो ये सारे काम को वो कर रहे थे। अब तुम बोलो मैया। हाँ, अब के जो मीडिया है, खबर देता था हाँ, कि सरकार तुम्हारा ऐसे से कर रहा है। आपके मीडिया वाला दोगला है। के हटाएगा? तो सरकारें के गोदी में बैठे हुए हटा ही चाहिए। जिस व्यक्ति से हमको फायदा है उसको हम हटाएंगे जी। ठीक, और एक आदमी से एक आदमी के लाभ हो रहा है, 100 सेव के लाभ हो रहा है, 90 का लाभ ना हो रहा है। अरे तो वो एक आदमी सरकार का ना लाभ हो रहा है और वही पूरा सिस्टम चला रहा है। तो आज के जो तुम्हारा मीडिया है, खास करके जो टीवी चैनल है, सब दोगला है। एक को न बचल होगा, एक गो ना। ठीक, जो तुम्हारा बचा हुआ है जो सच को दिखा रहा है वो है यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जो छोटे मोटे चैनल हैं वो लोग, उसमें से भी कितने गायब हो जा रहे हैं, सीधे उनके 100 मिल रहा है। समझ गई? सच जो दिखाया उनका दुनिया से टाटा बाय बाय। समझ गए? तो ये सिस्टम है। 159वां नंबर पर है, लाज शर्म के कोई हद नहीं है। अगर बेशर्मी सीखना है तो 2 से सीखो। सबसे पहले मीडिया से, कैसे बेशर्म बनाया जाता है मीडिया से सीखिए। और बाद अगर थोड़ा बहुत
कम अगर सीखना है तो थोड़ा नेता से सीखिए, लेकिन नेता से ज़्यादा बेहाया बेशरम हमने के मीडिया है, समझ गई, महाघटिया। उसको देख के लगता है कि नहीं चलो हम में कुछ शर्म बची हुई है, बेशरम होंगे लेकिन इतना तो न होंगे। सबके मुंहों पर थूक दो ना, थूक भी दो तो वो सब चाट लेगा। वो हाल है यहाँ के मीडिया के। वो एक टाइम था जब यहाँ के लोग पत्रकारिता को अपना जीवन मानते थे, और इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी कि इसको आज लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहते हैं। वो मेरा लिखने का मन नहीं था, ठीक ना, लेकिन एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है इसलिए वो पॉइंट हम लिखे, क्योंकि आज की मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ नहीं है, दोगला है। वो भी छोटा गाड़ी है उसके लिए। गाली तो एकदम देहाती भाषा में उसको भर भर के देना चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ रहा है, समझ गई, महादोगला, समझ गए। जिसको आज के हाल मीडिया के हमारे देश में ये हो गया है कि उसी के चैनल का प्रोग्राम है और उसी के प्रोग्राम में उसी की बेइज्जती हो रही, फिर भी उसमें शर्म नाम की चीज नहीं है, ठीक, पूरे तरह से एकदम। थोड़ा सा ये रखैल जो होता है ना, रखैल पहले जो होता था, रखैल भी थोड़ा सा शर्म रखती थी, जिसका वो रखैल होती थी उसके साथ नाम जोड़ा जाता था तो रिएक्ट करती थी, कम से कम उसको छुपाने का प्रयास करती थी। ये सब तो रखैलों से गेल बहाल हो, समझ गई। तो ये हमारी मीडिया है, क्या करिएगा, ठीक। आगे देखिए, अब जो है किताबों में वो तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ तो हमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। क्या करें, हाँ कुछ हो रहा है। अच्छा देखो ना, दिल्ली में अटैक हुआ, उस बात को छिपाने के लिए क्या किया गया, धर्मेंद्र मर गया, ये न्यूज फैला दिया गया। बेशर्मी के कोई हद होती है। जो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, उसको मृत घोषित कर दिया। ये सब दोगलपंथी के देखो कौन लेवल पर पहुंचल है, जाने माने हस्ती को। अभी हम लोग पढ़ेगा, देख रहा होगा न्यूज में, छोटे मोटे न्यूज में, टीवी सब पर नहीं, एक बिहार में एक ऐसा लड़का मंत्री बना है जो चुनाव नहीं लड़ा है, यानी संविधान के छितिर बितिर माय बहन एक, कोई उसका मतलब नहीं है संविधान का, ठीक। दीपक कुशवाहा नाम है, कहा था कि विदेश से पढ़ के आए, तो उससे बढ़िया कि तब प्रधानमंत्री तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बना देना चाहिए। सबसे ज्यादा तो वह पढ़ल है, हेड है, चुनाव काहेला हो रहा है। IAS अफसर को सबको बैठा देना चाहिए कि चलो भाई तू पढ़ल है, चलो तुमको मंत्री बनाते हैं। आई जानती है एक चाल है, असल में वो मंत्री कुछ दिनों के लिए उसको हटाया जाएगा, एक चाल है। सबको पता है कि बिहार में जो चुनाव हुआ है उसमें घपलाबाजी का हुआ है, घोटाला के एकदम पिक पे जा करके काम किया गया है, ठीक। अब पूरा लोग के ध्यान है इस बात पर कि घोटाला तो हुआ है, चुनाव का पूरा चोरी पकड़ा रहा है। 7 करोड़ जनसंख्या है और 7 करोड़ वोट पड़ गया, चुनाव करा के वोट पड़ा है 67%, तो 100% पड़ेगा तब ना 7 करोड़ है। टोटल हमने के जो वोटर लिस्ट में लोगों की संख्या हुई है 7 करोड़, 67% पड़ा है वोट, तो आएगा खूब तो खूब 5 करोड़ के आसपास में। तो 2 करोड़ वोट कहाँ से आया? अगर 2 करोड़ पड़ा है तो वोटिंग तो 100% होना चाहिए, 100% वोटिंग हुआ नहीं है। चुनाव आयोग खुद दे जाके बिकल है, वो दोगला हो गया है, तो हो जाके गोदी में बैठल है जाके, ठीक, बिकल है सीधे। अब ये बात के हल्ला ना हो, इस बात पे मतलब देश में खास करके बिहार में अराजकता ना फैले, ये चर्चा का विषय ना बने, इसलिए दिमाग लगाया गया। ध्यान को डाइवर्ट करो। क्या कर दिया गया, एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो कभी चुनाव नहीं लड़ा है, ठीक, जिसको कोई जानता भी नहीं है। अब सबके दिमाग कहाँ पे चला गया, ध्यान उस लड़का पर, एकरा काहे बना दिया। आज जो चुनाव में घोटाला के बात है वो सबके ध्यान से उतर गया, समझ गए। यही चीज होता है केंद्र में, जब भी कुछ होता है तो उसी दौरान भारत में अटैक होता है पाकिस्तान के, चाहे तुमको पहलगाम के अटैक हो, चाहे तुम्हारा फिर दिल्ली में अटैक हो जाए, चाहे फिर पुलवामा अटैक हो, ये सब उसी दौरान हुआ है जब देश में
कोई राजनीतिक मुद्दा गर्म रहा है तो उस चीज से ध्यान भटकाने के लिए हटा दिया जाता है इधर की ओर। बिल्कुल ये उसके जैसा, जार निकोलस द्वितीय के जैसा। उसको भी जब लगा कि हमारी गद्दी खतरे में है तो उसने बिना मतलब के विश्व युद्ध में अपने आप को शामिल कर लिया। समझ गए? प्रथम विश्व युद्ध में उसको कोई जरूरत नहीं थी, वो इसलिए उसमें गया था कि ये जो लोगों के अंदर जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, विद्रोह की भावना, उसको डाइवर्ट करना है तो प्रथम विश्व युद्ध में लग जाओ। अब पढ़ा लिखा रहे तब तो समझे, पते नहीं है। यहाँ तो जातीय धर्म में मस्त है आदमी अपना, ठीक। हमारा पार्टी जीत गए, भले कितनो दोगला रहे, घटिया रहे, हमारा पार्टी जीतना चाहिए। हर जगह है। अगला साल बंगाल में है, बंगाल में है विधानसभा चुनाव। वहाँ मायावती करें, ये ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो वहीं से कहले ओपन थी कि अगर बिहार जैसे यहाँ घोटाला हुआ तो गर्दा हो जाएगा। वहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, अगर गर्दा हुआ तो इसको बनाया जाएगा संप्रदाय से इसको जोड़ा जाएगा, धर्म से हिंदू मुस्लिम करके फिर लड़वाया जाएगा। और हमने बैल लड़ेंगे उसके सत्ता के चक्कर में। समझ गया? ये सब चीजें चल रही है। हाँ, करेंगे हमने। आगे देखिए, इन सारी बातों के लिए भारतीय समाचार पत्र अंग्रेजों को शोषणकारी नीति के उत्तरदायी मानते थे। जो भी अभी हम लोग पढ़े तो जो भी घटनाएं हो रही थी उस सबके लिए भारतीय समाचार पत्र किसको जिम्मेदार मानता था? अंग्रेज को। तोरे वजह से सब हो रहा है शोषण। जबकि एंग्लो इंडियन प्रेस है वो ये मानता था कि नहीं, यही वो न्यूज पेपर, यही वो सरकार है जो भारत को खराब स्थिति से बाहर निकालेगा। यानी कि आज ही के जैसा, या हमेशा देखो, ये नहीं कि आज भाजपा की या जदयू की सरकार है तब, जब कांग्रेस और जनता पार्टी की सरकार थी या यहाँ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी आरजेडी के, तब भी दो हिस्से में होते हैं। एक होते हैं गोदी जो जा करके सरकार के गोद में बैठ जाते हैं, उनके शोषणकारी नीति को भी अच्छा बताते हैं, बढ़िया बताते हैं। और एक होते हैं जो सत्य को दिखाते हैं। आज के टाइम में भी हमारा वही हो गया है। ज़्यादातर जो न्यूज है, समाचार पत्र है, वो सरकार के गोद में जाके बैठ गई है और वो करे कि यही सरकार हम भारत को दुर्दशा से बाहर निकाल सकती है। लेकिन कई सारे ऐसे न्यूज भी हैं, खास करके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि सत्य को दिखा रहे हैं, वो सरकार की नीतियों को आलोचना कर रहे हैं। ये अंग्रेज के दौरान टाइम से ये चलते आ रहा है, उस दौरान भी ये हुआ था। भारतीय प्रेस अंग्रेज को गलत ठहराता था, उसकी शोषणकारी नीतियों का उजागर करता था। वही अगर वहाँ के जो गोदी मीडिया है, जिसको हम एंग्लो इंडियन प्रेस कहते हैं, वो सरकार को हर बात में सही ठहराता था। समझ गई? ये चीज़ें तब से चलती आ रही है। आगे देखो, इसमें कई सारे लोग थे जो सामाजिक कार्य भी किए हैं। राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन जैसे कई सारे लोग थे। महात्मा गांधी ले लो, अम्बेडकर ले लो, अनगिनत हैं। इन सभी लोगों ने मिल करके, किसी ने सामाजिक जो भी रूढ़िवादी विचारधारा था उसके खिलाफ लड़ा, किसी ने यहाँ के रीति रिवाजों पे आवाज़ उठाई, किसी ने अंधविश्वास पे आवाज़ उठाया, किसी ने अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर के आलोचना किया। और ऐसे करके इन लोगों ने सामाजिक चीज़ों पे भी काम किया, उसमें भी सुधार करने की पूरा प्रयत्न किए, पूरा प्रयास किए। उसके बाद उस टाइम की जो मीडिया है वो विश्व स्तर पर भी जो न्यूज होती थी उसको भी खूब छापता था। ठीक, जैसे कि जो भी घटना घट रही थी रूस में, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, रूस और जापान के 1904-05 के जो युद्ध है, इसको खूब छापा भारतीय प्रेस ने और इसको एक बढ़िया अवसर के रूप में देखा। एक छोटे से जापान ने इतने बड़े रूस को, जो 2 महादेशों में फैला हुआ था, उसको हरा के उस पर कब्जा कर लिया। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भारतीय प्रेस को एक आत्मविश्वास दिया कि अब राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहिए, हम लोग भी कर सकते हैं। जब एक छोटा सा जापान रूस को हरा सकता है तो हम लोग एक छोटे से सेना के टुकड़ी को, ब्रिटिश को नहीं हरा सकते हैं? हम भी हरा सकते हैं। तो ये विश्वास मिला यहाँ से। उसके बाद देखो बोअर युद्ध,
ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, आगे बताएंगे, किताब में नहीं है लेकिन हम आगे बताएंगे, समझे में क्या है। बोर युद्ध जो है वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जैसे भारत में डच, ब्रिटिश, फ्रांसीस सब आए थे कंपनी लगाने, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में ये सब गए थे। और ये इस टाइम पे 1980 से लेकर 81 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज और डच के बीच एक युद्ध चला था। उसी युद्ध को क्या कहते हैं, बोअर युद्ध। और इस युद्ध में डच लोग जीत गए थे और अंग्रेज हार गया था। जब भारत में इस बात की खबर मिली तो भारतीयों ने इसका जश्न मनाया, इसकी प्रशंसा की, और कहीं ना कहीं उनको एक आत्मविश्वास मिला कि हम भी इनको हरा सकते हैं, तो उसको भी किया। प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की को किया गया था, वहाँ के जो खलीफा है उसके पद को समाप्त किया गया था, तो उसका भी विरोध भारतीय समाचार पत्र ने किया था। इधर हिंद चीन वाले इलाका में जो भी हो रहा था उसको लिखता था। तो हर चीज़ों को लिखने का काम कर रहा था। जो भी विदेशी चीज़ें हैं उसको भी वो भारत में, दुनिया के, भारत के जो लोग हैं उनके सामने वो रख रहा था। हाँ, हाँ, देखिए सुनो, पहले ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक। यहाँ पे दो देश से लोग आए, कंपनी आया, एक आया अंग्रेज का, ठीक, और एक आया इसी महादेश से जो है डच। ये डच है, डच समझो, लिखा गया उसे, आई है तुमको अंग्रेज, ठीक। ये देश कौन है, ये पूरा देश जो है उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। जैसे भारत में अलग अलग कंपनियां आई थी यूरोप से, वैसे ही यहाँ भी अलग अलग कंपनी गया, फ्रांस भी, डच भी, अंग्रेज भी, पुर्तगाली भी, सब गया, ठीक। तो यहाँ पे अब समझे नहीं, वहाँ के लोग नहीं लड़ रहे थे, दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी नहीं लड़ रहा था। जैसे यहाँ के अंग्रेज गया तो वो भी यहाँ बसा हुआ था, और यहाँ से डच गया ये भी बसा हुआ था। ये दोनों यूरोप के था, और यूरोप के जिस तरह की राजनीति थी उसको ये दोनों भली भांति समझते थे, अपने अधिकारों को समझते थे। फ्रांस की क्रांति को बेहतर तरीके से जान लिए थे। 1789 में हुआ था, हम लोग कहाँ हैं, 1880-81 में। इस दौरान आप देखिए तो इटली के एकीकरण हो चुका है, जर्मनी के एकीकरण हो चुका है, बोहेमिया, हंगरी सबके जो भी लड़ाई था यूनान के था सब हो चुका है, और ये लोग कहीं ना कहीं जागरूक थे। हुआ ये कि यहाँ पे डच लोग भी बस गए और अंग्रेज भी, अंग्रेज के प्रभाव वहाँ पे ज़्यादा था। तो यहाँ के लोगों पे तो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, लेकिन इस पे करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल था। जब भी इस पे प्रभुत्व स्थापित करना चाहेगा ये इसका विरोध कर देगा, और वही लेकर के इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ था। दोनों विदेशी है, एक ही महादेश से आया है। उसी युद्ध को क्या कहते हैं, बोर युद्ध। वहाँ पे हुआ है बोर जगह पे, तो बोर युद्ध नाम है। हाँ, पेपर, न्यूज पेपर, हाँ हाँ, ये बात जो है ना, देखो पहले रिपोर्ट देना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा थोड़े है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ जा रहे थे, हर जगह जा रहा था, हमेशा नहीं आता जाता था। अब देखो एक बात बताओ, हम लोग का हमेशा विदेश आ जा रहे हैं, लेकिन जिसको काम है पर डे आ रहा है, जा रहा है। पहले लोग पर डे नहीं आते थे, पर डे नहीं जाते थे, लेकिन जिसको पता है कि हमको वहाँ का न्यूज लेना है, जो ऊपर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज़पेपर काम कर रहा था, उनके लोग तो आते जाते रहते थे। हाँ, आने जाने की अवधि जो है वो ज़्यादा थी। जो सफ़र हम आज 2 घंटे में तय कर लेते हैं, हो सकता है उनको वहाँ जाने में 2 दिन लगा हो। तो जो घटना यहाँ 1880-81 में घटा, हो सकता है इसको छपने में 85-90 आ गया हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन कहानी छपा, पहुँचने में टाइम लगा लेकिन पहुँचा। तब उतनी सुविधा नहीं थी तो खबर आने में समय लगता था, लेकिन खबर आ रहा था, समझ गए। हाँ, देर से आ रही थी लेकिन खबर आ रही थी, समझ गए। ये समझ गया। अभी पहले पार्ट में अटकल है जी। हाँ, आगे देखिए। इसके अलावा देखिए तुर्की वाला बता दिए, वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई थी उसके लेकर के भारतीय मुसलमान के मन में जो भावना था, जो अंग्रेजी सरकार के प्रति आक्रोश था, द्वेष था मन में, उसको भी यहाँ पे प्रेस ने बखूबी
मीडिया जो है वो सरकार के सामने रखी, वो अंग्रेजी सरकार को बताई कि देखिए कैसे यहाँ भारतीय मुसलमान तुर्की को लेकर के आपके खिलाफ हैं, तो वो चीज़ किया। उसके बाद कांग्रेस के कहा जाता है कि प्रेस जो इस टाइम पे है तो सबसे बड़ा पार्टी तो कांग्रेस है, तो उसकी बातों को ज़्यादा वो कवर करता था। लेकिन ये याद रखना, आज ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछ देवे कि कांग्रेस कब टूटा है, तो 1907 में। कौन से अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, तभी टूटा था। सूरत कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। तो यहीं पे वैचारिक मतभेद हो गया था, किनके बीच, एक तरफ वो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग है, और दूसरे तरफ लाल बाल पाल, ठीक। तो ये लोग अलग हो गए थे। तो इनके विचारों को, जो ये नरम दल वाले लोग थे, गरम दल में तो लाल बाल पाल हैं, और इन लोगों का लगभग अपना, जैसे लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के अपना चल रहा था, एक मराठा अंग्रेजी भाषा में, एक केसरी मराठी भाषा में, अपना इनका अखबार था। तो ये लोग अपने विचार को तो गरम दल वाले अपने अखबार के माध्यम से ही भेज दे रहे थे, लोगों के पास छाप दे रहे थे। लेकिन जो नरम दल वाले हैं, कंफ्यूजन मत होना, गरम दल में लाल बाल पाल हैं, ठीक, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के अपना दुद्दू का भी समाचार पत्र हमने पढ़े हैं, ठीक हैं, हाँ, ठीक। तो ये लोग अपने विचारधारा को तो अपने समाचार पत्र से पहुंचा दे रहे थे। हाँ, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, तो बाकी के बात इनका अपना न्यूजे है, दुद्दू का समाचार पत्र चल रहा है, तो अपने विचारों को फैला दे रहे हैं। जो नरम दल वाले लोग थे, उनको अपने विचारों को फैलाने के लिए समाचार पत्र के सहारा लेना पड़ा, प्रेस के सहारा लेना पड़ा, और उसके माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाए। अभी वो नहीं आए हैं। तब देखो, चाहे वो गरम दल वाले हो चाहे नरम दल वाले हो, दोनों को जब अपने विचार को लोगों तक पहुंचाना था, तो किस चीज का सहारा लिए, प्रेस का। तो ये भी भूमिका निभाया। प्रेस ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने, विभिन्न समुदायों के बीच दूरी समाप्त करने एवं शोषण के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य करके राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र किया। अगर तुमको 2 नंबर में पूछ देवे कि प्रेस की राष्ट्रवाद में क्या भूमिका है, तो बस इतना ही बात तुमको लिखना है, समझ गए, ये वाला। इसका 2 नंबर आराम से तुमको मिलेगा। हाँ, पॉइंट बना के भी लिख सकती है कि प्रेस ने निम्नलिखित कार्य किए, इसकी निम्नलिखित भूमिका रही, समझ गए। तो ये इतना हो गया। अब देखो, जब ये सारी चीजें चल रही थी, तो भी यहाँ पे, हाँ, बोर युद्ध को जान लो, तब इसको जानते हैं। बोर युद्ध हुआ ऐसे 2 गो हुआ है। एक हुआ 80 से 81, डच और अंग्रेजों के बीच दक्षिण अफ्रीका में। दोनों विदेशी है, लेकिन लड़ा कहाँ, अफ्रीका में, ठीक। और इसमें पहला युद्ध में जो है, उसमें अंग्रेज हार गया और जो डच लोग हैं वो जीत गए। दूसरा युद्ध हुआ 1899 से 1902 के बीच, हाँ, उन्हीं दोनों के बीच। और इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जीत जाता है और डची लोग हार जाते हैं, ठीक। ये लोग दोनों युद्ध में गोरिल्ला वाला उपयोग किए थे, गोरिल्ला नीतू, हाँ, हिंद चीन वाला, छिप के वार करने वाला, ठीक। पहले में तो ठीक है, लेकिन दूसरा में धीरे धीरे ये कमजोर पड़ते गए और ये खत्म हो गए। तो वही था बोर युद्ध, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो वो अलग चीज है। अब देखो, जिस तरह से यहाँ के प्रेस सरकार की आलोचना कर रही थी, सरकार को लगाना था उस पर रोक, और उसके लिए समय समय पर कई सारे लाए अधिनियम। एक अधिनियम को जल्दी पढ़ते हैं, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देंगे कि तुमको याद रखना है। 1799 का जो समाचार पत्रों का पर्यवेक्षण अधिनियम था, इस अधिनियम को लाने वाला व्यक्ति कौन है, वेली जेली, ठीक। ये लाया क्यों था, तो इस दौरान फ्रांस ने आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण के भय से इसने देखा कि समाचार पत्रों पर हम सेंसर बैठा देते हैं, बिना मेरे मर्जी के तुम कुछ छाप ही नहीं सकते, नहीं तो फ्रांस के बड़ाई करके, हमारी बुराई करके लोगों को भड़का भी सकता है। तो वेली जेली ये चीज को लाया। इस अधिनियम के अनुसार जो समाचार पत्र है उसको छपैया करना है, लेकिन उस छपैया करने के साथ उस पर अपना जो उसका एडिटर है उसका नाम, उसके बाद कौन सा न्यूज़पेपर है उसका नाम, उसका मालिक कौन है, उस सबके नाम उस न्यूज़पेपर में होना चाहिए। उस सबके साथ छापोगे तभी तुमको छापने का मौका मिलेगा, ताकि तुम सरकार के विरुद्ध छापो तो तुम्हारे ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दिया जाए, समझ गए। तो ये चीज है। और इस तरह से उसके बाद और क्या होता था कि प्रकाशन होने के बाद या प्रकाशित होने से पहले ही आपका उसका एक कॉपी
जो पूरे प्रदर्शन है, यानी कि जो उसका संरक्षण करता, जांच करता था न्यूज़पेपर के, उसके पास अपना एक कॉपी भेजना है और वो उसको पास करेगा तभी आप छाप सकते हैं। तब के न्यूज मुख्य रूप से शुरुआत के देखो तो ये नहीं था कि रोज छपता था, उतने साधन ही नहीं थे, सप्ताह में एक आध बार। तो अगला सप्ताह जो आपको छापना है तो उसका आज प्रिंट दे दीजिए सरकार के पास, हाँ, एक पेज। जैसे जो साप्ताहिक था, तो जैसे मान लो हम सोमवार के सोमवार छपता है, तो आज जो हमको छापे हैं तो हमको सरकार को पहले दिखाना होगा, हाँ, सरकार पास करेगी तभी हम अगला सोमवार को उसको छाप सकते हैं। वो एक सप्ताह के पूरा कवर करता था और सोमवार को वो क्या करेगा, छापेगा। समझ गए? ये आजकल फिल्म के साथ ऐसे होता है, कोई भी फिल्म है ना तो पहले वो पूरा फिल्म बन जाती है, उसके बाद जाता है सेंसर बोर्ड के पास। सेंसर बोर्ड अगर उसको पास कर दिया तो फिल्म लगेगी, और नहीं तो रोक दिया तो बताएगा कि ये सीन आपको हटाना पड़ेगा तभी हम लागू करने देंगे। तो सीन काटना पड़ता है या उसमें रीशूट करना पड़ता है और तब पास होता है। इसलिए कोई भी फिल्म देखेगा तो देखना है वो सबसे पहले वो सर्टिफिकेट आता है, वो वही सर्टिफिकेट है जो सेंसर बोर्ड उसको दिया है, मोहर मार के कि आप फिल्म रिलीज कर सकते हैं, न होगा। समझ गए हैं? नहीं, जैसे नहीं कर सकता है। OTT सब पे अपना कर सकते हैं, जो सब आता है ना नेटफ्लिक्स सब, उस पर कुछ है, लेकिन ऐसे सिनेमा हॉल सब में ले जाना है तो नहीं, उसके लिए भी अलग से नियम है, ठीक ना। खैर, तो ये समझ में आया, तो ये नियम लाया था। उसके बाद 1807 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कहाँ पे? तब पत्रिका, पॉम्पलेट, किताब जो भी छापिएगा उस पर भी, क्योंकि पहले तो सिर्फ न्यूज़पेपर इसकी आलोचना कर रही थी, बाद में इन सब चीज़ों के माध्यम से भी सरकार की आलोचना होने लगी। पॉम्पलेट न समझता है, अरे इतना छोटा कोचिंग वाला छापते हैं, कगचवा पलवा पर साटते हैं, बस समझ गया। तो किताबों इन सब पे भी इसको लागू कर दिया गया, ठीक। और इसीलिए प्रेमचंद अपना नाम बदल दिए थे, धनपत राय से प्रेमचंद किए थे। किताब में भी तो आलोचना कर सकते हैं कहानी के रूप में सरकार के, यानी जितना छपैया की चीज था ना उस सब पे ये नियम लागू हो गया। आपको अपना उसमें पूरा एड्रेस वगैरह जो भी है वो सब चीजें डालनी होगी छपैया के साथ, नहीं तो आप छपैया नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे लेखक जो है वो क्या कि अपना नाम ही बदल दीजिए। लेखक का नाम होता है, हाँ, वही देखो एक चीज है, दो चीजें हैं। अब मान लो ये पूरा हम लिखे हैं, मेरा बढ़िया लिखा हुआ है, तो एक मेरा कॉपीराइट है, कोई इसको छुड़ा नहीं सकता है, मेरा लिखा हुआ है। तो हम अपने सिक्योरिटी के लिए, अपने नाम के लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो दो ही चीज़ के लिए, दौलत और शोहरत जो भी है या नाम है उसी के लिए काम करता है, पैसे कमाने और नाम कमाना है। तो मेरा लिखा हुआ है तो हम अपना नाम डालेंगे, ठीक। लेकिन उस टाइम पे अब मान लो रहेगा कि लिखेंगे और वहाँ नाम डाले तो हमको हो सकता है जेल, हमारा करियर हो जाएगा बर्बाद। लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, तो कहाँ हम अपना नाम रखेंगे, नाम में बदल देंगे। तो आजकल के जो लेखक हो तो या कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है तो अपना नाम के लिए लिखता है, ठीक। अब एक जैसे धनपत राय लिखा सोजे वतन, सोजे, अब देखो उस नामे में वतन है, उसमें पूरा अंग्रेजी सरकार के नीति के विरोध किया गया था। सरकार उसको ढूंढा धनपत राय के, कार्रवाई कर दिया। तो धनपत राय ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं होगा, लिखना तो है, सब तो रद्द कर दिया, तो एक काम करते हैं। उस व्यक्ति ने अपना नाम बदल दिया, नाम रख दिया प्रेमचंद। अब कोई जान ही नहीं प्रेमचंद कौन है। अब मान लो हम हैं, अब मेरा नाम सब आरबी से या जो भी नाम है, राजा है, जो भी इस नाम से जान रहा है, हम किसी और नाम से कुछ लिखने लगे, क्या मेरा वो कोई नाम जानता है? सिर्फ हम जानते हैं, हम लिख रहे हैं, किसको पता है, ठीक। हम शेखर नाम से कोई चीज़ लिखना शुरू कर रहे हैं, अब ढूंढेगा शेखर कौन है, हमको तो पूरा यहाँ के लोग किस नाम से जान रहा है, हर जगह आप ढूंढिएगा तो हम किसी और नाम से मिलेंगे, समझ गया। तो नाम बदल के लिखे थे। खैर आगे चल के जब हेस्टिंग्स आता है तो इसमें कुछ ढील देता है, इसमें कुछ सुधार करता है और 1818 तक इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। फिर 1823 में एक नया अधिनियम आता है जिसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। हाँ, अनुज्ञापित का मतलब होता है लाइसेंस, ठीक, इसी को हम अनुज्ञापित कहते हैं। तो ये 1823 में आया था। इसको लाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है जॉन एडम्स, ठीक, यही लेकर आया। और इसके अनुसार क्या था कि अगर आपको अपना छापखाना मुद्रणालय लगाना है, ठीक, मुद्रणालय, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा
लाइसेंस सरकार से, तभी आप छाप सकते हैं। और अगर बिना लाइसेंस के आप छापे तो उस दौरान आपको 400 रुपया के जुर्माना या नहीं तो कारावास की सजा। टेमुआ देखो ना कौन चल रहा है आज से 100 साल पहले, समझ गए? ऐसा जी वही लाइसेंस अभी लाइसेंस के अलावा मतलब वही लाइसेंस हाँ इस टाइम पे हाँ गाड़ी के मतलब हाँ जी होगा ना कि लाइसेंस 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 क्या है? लाइसेंस रहता है, देखो उसमें क्या रहता है, उसमें पूरा तुम्हारा नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ रजिस्टर्ड है। ठीक, जैसे मान लो हम दैनिक भास्कर नाम के जो लगाए, सुन पहले, ये हम न्यूज़पेपर लगाएं, मुद्रणालय, हम पेपर छापेंगे तो इसके लिए हमको लाइसेंस लेना होगा। चाहे हम इंजीनियर कोचिंग चला रहे हैं यहाँ समझो, ठीक, तो इसके लिए हमको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने से ये फायदा होता है, पहला चीज़ की अभी के टाइम में देखो तो सरकार को टैक्स मिलेगा कि आप चला रहे हैं तो उसका टैक्स दीजिए। उससे बड़ा फायदा, कल जब हम सरकार के विरुद्ध में कुछ बोलेंगे तो सरकार 1 मिनट में मेरा पूरा डेटा निकाल देगा और मेरे ऊपर कार्रवाई शुरू कर देगा। हाँ? तो हाथ से लिख के मिलता था, मुहरवा तो हल ही। हाँ? अब भुला गया तो तुम्हारा समस्या है ना। हाँ अच्छा ये बताओ, तो आज कंप्यूटर इतनी चीज नहीं भुलाता है, कंप्यूटर है क्रैश ना कर रहा है। अरे मोटा दिमाग, तो यही तो तुरंत ना पता है, जुटल कुछ नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट कर रहा है उसका अपना एक डेटा है, उसका अपना एक साइट है। ठीक, किसी के फ़ोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में खोलेगा वो चलेगा, लेकिन उसका डेटा ही क्रैश कर जाए। वीडियो हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तुर पर दिखा रहे हो, इसलिए क्योंकि यूट्यूब का अपना एक स्टोर रूम है। जैसे तू अपना वीडियो अपलोड करके ये सब रखता है ना मोबाइल में, और उसे उसका अपना एक स्टोर रूम है, वहाँ पे अपलोड हो रहा है, सब बहुत बड़ा है। लेकिन मान लो किसी प्रकार से वही क्रैश कर जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्रैश कर जाए, यूट्यूब पे एक भी वीडियो तुमको दिखाई नहीं देगा। दुनिया के कोई भी यूट्यूब जाके सर्च करते रहना, समझ गया? तू अपना फोटो वीडियो डिलीट करता है, उसके बाद बैकअप कर रहा है, इसका मतलब तू डिलीट किया है वो किसी और के पास है। जैसे मान लो तू ड्राइव पे डाल दिया, तो ड्राइव का अपना एक डेटा है रखने के लिए जगह, उसमें वो अपना पूरा स्टोर कर रहा है। तू भले डिलीट कर दिया लेकिन वो अपने पास स्टोर रखे हुए हैं। अब जैसे तू बैकअप करेगा तो पासवर्ड वगैरह ये सब डालो, वो तो डेटा दे देगा कि ले, तो फोन तो खाली हो गया लेकिन उसके पास वो सब जमा है, समझा? आगे देखो यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए अगर आप ये सारी चीजें नहीं करती हैं तो आपको वहां पे कारावास या 400 दंड मिलेगा। उसके बाद दंड नायक आपके बिना अनुमति के आपका जो छापखाना है उसको क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, जिसे ये करवाया ही इसीलिए जाता था ताकि आप सरकार के पक्ष में काम कीजिए। अगर नहीं किए तो आपका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जा सकता है, रद्द कर दिया जाएगा। और इसका शिकार हुए राजा राम मोहन राय, उनका जो मिरातुल अखबार है वो इसी अधिनियम के तहत बंद हो गया था। 1821 में लगे हुए कि जहाँ तक याद है 1821 में, 23 के बाद उनका बंद हो गया है, क्योंकि वो जो भी लाइसेंस ये सब वाला मैटर है वो चीज़ें नहीं थी। उसके बाद जो भी बताया था तुमको, जेम्स बर्किंघम, इनको जो इंग्लैंड वापस भेज दिया गया वो भी इसी अधिनियम के तहत, उनका लाइसेंस ही रद्द, या लाइसेंस ना है तो उनके ऊपर कार्रवाई। समझ गए? अरे व्यक्ति के बारे में तुमको ना पढ़ाए, ये सरकार के विरुद्ध में छाप रहा था, इंग्लैंड के व्यक्ति है, तो कंपनी के विरुद्ध में छाप रहा था तो इनको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था। तो कैसे? तो उसके लिए अधिनियम आया, ये नियम, और इस नियम का ही क्या कर दिए, उल्लंघन, तो इनका लाइसेंस रद्द। चलिए जाइए घरे। राजा राम मोहन राय के इसका लाइसेंस रद्द है, इनका लाइसेंस रद्द रहा तो ही, लेकिन तू छाप ही ना सका। समझ गया? आगे देखो, अभी 8वें में पहुंचा है। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता 1835 में कुछ ऐसा हुआ जहां पे यहाँ के समाचार पत्र को थोड़ा राहत मिला। इस टाइम पे एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है मेटकाफ। उसने भारतीय समाचार पत्र में सुधार किया और इसलिए उसको कहा जाता है भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता। ये सवाल तुम्हारा आया हुआ था सेंटअप एग्जाम में, ठीक? तो मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो विलियम बेंटिक है उसको भी यहाँ पे एक उदार व्यक्ति माना जाता है।
भले अंग्रेज था लेकिन उदार माना जाता है उसको हमारे इतिहास में। उसने भी 1823 में कुछ नियम लाया था, ठीक। तो कई सारे चीज़ों को ये किया और इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो समाचार पत्र हैं उसको थोड़ा राहत मिला। और इस दौरान देश में कई सारे नए समाचार पत्र खुले थे, क्योंकि समाचार पत्रों को कुछ छूट मिली थी, कुछ छापने की आज़ादी मिली, तो उतना टफ नहीं था। और इनको एक मिल गया यहाँ पे उपाधि भारतीय समाचार पत्र के मुक्ति दाता। तो ये वाला याद रखना, सेंटअप में भी आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। फिर देखो 1857 में फिर लाइसेंस वाला अधिनियम आया और इस ये नियम, और ये कौन था, ऊपरे वाला है जो अभी हम पीछे ही पढ़े ना, इसी को पुनः लागू किया गया था, समझ गए। तो उसको पुनः लागू किया गया था, इसमें बस उतना ही है, ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद 1867 में आया तुमको पंजीकरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन करवाइए। आता ही अभी 67 में 78 में पहुँचले कहाँ है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि अपना पंजीकरण वो हर साल करवाना पड़ता है, रिन्यूअल कराना पड़ता है। अरे ये लाइसेंस के बाद पीछे था, अभी कुछ चल रहा है पंजीकरण वाला अधिनियम, समझ गया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये लाया गया था, पुनः लागू किया गया था। यह सिर्फ 1 वर्ष के लिए संकटकालीन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था, 1 साल के लिए, उसके बाद ये खत्म। और 67 में क्या आया, उसी का एक नया रूप कहो, रजिस्ट्रेशन, ठीक, यानी कि वही दर्ज कराना है सब कुछ। इसमें क्या होता था कि इस अधिनियम के तहत आपको फिर वही पुराना वाला अपना मुद्रक, प्रकाशक, मुद्रण के स्थान, मालिक के नाम, ये सब उसमें आपको छापना होगा। इसके अलावे 1 महीने के भीतर प्रकाशक को पुस्तक की एक प्रति सरकार को भी देनी होगी। जो भी आप किताब वगैरह जो छाप रहे हैं उसका एक सेंसर बोर्ड के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, सरकार डिसाइड करेगी कि ये चीज़ चलेगा कि बंद होगा। अरे बैला, तो यहाँ पर फिल्म में जाता है तो रोज कितना फिल्म पड़ रहा था, बिना सेंसर बोर्ड के आ जाता है। वहाँ काम करे एगो आदमी है, मोटा दिमाग। तो लाइन लगा रहो कि फलना दिन तोड़ है। कैसे हम लोग अब मान लिया आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो सबके ना बन रहा है, पेंडिंग में रह के बन रहा है, तो वैसे ही होगा, वो देखता है, समझ गया। और सुनो, दूसरा काम भी होता है, दीजिए पार कीजिए, और होता है उसको सीन वगैरह देखना है, डायलॉग डिलीवरी देखना है, उसको पूरा फिल्म थोड़े देखना है, तो क्या करेगा, उसको स्पीड में भी देख सकता है। अरे दोगुना करके भी उसको डायलॉग पता चलना चाहिए। अब सेंसर बोर्ड उसको कैसे देखता है कि बिना देखले पास करता है वो हमको नहीं पता, लेकिन सेंसर बोर्ड से हो के ही फिल्में आती है। वैसे ही ये था, समझ गए। तो वैसे ही आता था। उसके बाद लोगों के प्रतिक्रिया, मान लो एक किताब है जिसको हल्के फुल्के पढ़ के पास कर दिया, घूस पे पास कर दिया सरकार है, और उस किताब के बाद लोगों के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला लोगों के अंदर। तो सरकार को एक बार डाउट जाएगा कि आखिर किताब पढ़ने के बाद कहेगा कि चर्चा तो है किताब के होगा, इस किताब को फिर से जांच किया जाएगा, रद्द किया जा सकता है, समझ गए। उसके बाद आया देखिए यहाँ पे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, या जिसको हम लोग कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसको हम लोग 1857 से देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका तो पीछे पढ़ा चुके हैं। अब आगे देखो यहाँ पे, इसको हम 1857 से देखते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद भारत के समाचार पत्र 2 भागों में बट गया, एक भारतीय समाचार पत्र और एक एंग्लो इंडियन में, ठीक। एंग्लो इंडियन सरकार के गोदी में बैठल है, ये सरकार के विरुद्ध में है, ठीक, दोनों काम कर रहा है। ये ज्यादातर अपनी बातों को इंग्लिश में छापता था, और ये भारतीय समाचार पत्र जो है वो अपने देसी जन्म भाषा जो है, जो जन्म भूमि की भाषा है, पंजाब में पंजाबी में, बंगाल में बंगाली में, ऐसे करके छाप रहे थे। महाराष्ट्र में मराठी में छप रहा था, ठीक। जो अंग्रेज के पक्ष में था, चाहे वो भारतीय हो या अंग्रेज होला, उस सबको एक साथ कहा जाता था एंग्लो इंडियन। और इसमें ज्यादातर इंग्लिश ही है अंग्रेजे के, लेकिन कई सारे ऐसे भी न्यूज़पेपर थे जो भारतीय थे, लेकिन वो चापलूसी किसकी करते थे, अंग्रेज के। तो उन सबको एक साथ क्या कहा गया, एंग्लो इंडियन। इस समाचार पत्र में एक आध दो ऐसे भी समाचार पत्र थे जो भारतीयों के पक्ष में बात करते थे वो विदेशी, लेकिन किसके पक्ष में बात कर रहे हैं, भारतीयों के। तो उनको एक साथ क्या कहा जाता था, भारतीय समाचार पत्र। इसको बांटने का सीधा तरीका था, जो सरकार के पक्ष में बात करेगा, चाहे वो भारत के न्यूज़पेपर हो चाहे
ब्रिटेन के, उससे लेना देना नहीं है। अगर आप सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं तो आप इस वाले कैटेगरी में आइएगा, और अगर आप सरकार के विरुद्ध में काम कर रहे हैं तो आप इस वाले में आइएगा। हाँ, तो उसको इसमें रख दो, समझ गया? तो क्लियर हुआ? तो ये 57 के बाद लड़ाई चला, और यहाँ के जो न्यूज़पेपर है वो अपनी भाषा में फिल्म जो भी बातें वो छाप रहे थे। इस टाइम पे 1878 में एक व्यक्ति आया, उसका नाम है लॉर्ड लिट्टन। उसको लगा कि जितना भी लोगों के बीच असंतोष की भावना पनप रही है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, उसका कारण है वो मेंटकाफ। उसी ने थोड़ा सा समाचार पत्र को छूट दी, इतना समाचार पत्र फैला, वृद्धि हुई थी उस टाइम पे, नए नए खुल रहे थे और खुल के छाप रहे थे। तो उसको लगा कि उसी के नीति के कारण ये चीज हुआ है। अगर हम उस पे ही रोक लगा दें, जो देसी भाषा में जितने भी समाचार पत्र छप रहे हैं उस पे ही अगर हम रोक लगा दें, तो लोगों के अंदर जो आक्रोश की भावना जग रही है उसको हम खत्म कर सकते हैं। और इसी को लेकर के 1878 में यहाँ पे लाया क्या चीज, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। इस अधिनियम के तहत आप अपने भाषा में छपैया नहीं कर सकते हैं, और कर रहे हैं तो आपको सरकार के पक्ष में छापना होगा, न कि उसके विरुद्ध में। अगर उसके विरुद्ध में आप छापते हैं तो आपका वहाँ पे जब्त कर लिया जाएगा छपखाना को ही। उसको बदल सकता है। जैसे पहले की पृथ्वी हुआ, हाँ हाँ, कौन राजा? लॉर्ड लिट्टन राजा नहीं है, वो गवर्नर जनरल है। तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता था ब्रिटेन के राजा। हाँ, तो इस अब मान लो हम यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं तो सारे ब्रांच को हम अकेले नहीं संभाल सकते हैं, तो कहीं पे तुमको नियुक्त कर दिया तो वहाँ के तू हो गया हेड, लेकिन हम जब चाहे तुमको हटा सकते हैं। हाँ, हाँ छूट दिया। हाँ, लिट्टन थोड़ा हटा रहा है, मेंटकाफ हो गया रिटायर्ड, खत्म, और उसके जगह पे कौन आया है? लिट्टन। तो लिट्टन अब उसके जगह पे नहीं, मतलब एक कहानी बता रहे हैं, बीच में और भी हो सकते हैं। कहानी बता रहे हैं कि लिट्टन चला गया, उसके बाद मेंटकाफ चला गया, उसके बाद एक नया गवर्नर जनरल आया जिसका नाम है लिट्टन। अब लिट्टन को लगा कि नहीं, मेंटकाफ के जो भी नीति था वो खराब था, तो उसको वो क्या करेगा? बदलाव करेगा। हाँ, अभी भी होता है। जिसे मान लो कांग्रेस जो नियम चलाती थी, मोदी जी के सरकार को लगता है कि नहीं ये सब नीति गलत है, तो उसको चेंज कर देंगे, और जब कांग्रेस कल सरकार में आएगी तो मोदी जी वाला नीति चेंज कर देगी। और तो चेंज करता रहता हुआ कहीं के, तो जो वहाँ बैठल है संसद में बहुमत में तो वह ना है, तो बिलवा तो पास हो ही जाएगा। जो मान ले जो बीजेपी के पक्ष में है वो तो हाँ ये कहेगा, बीजेपी के टोटल 300 सीट है सब मिला के गठबंधन वाला, 272 वो चाहवे करिए, कितना माना करेगा? माना करेगा तो पटिये में से निकल जाएगा। अपन पार्टी में के कौन ना कहता है, लगभग तो सब हाँ कह देता है, एक आध दो के छोड़ के। तो ये माना जाता है कि जो केंद्र में सत्ता में है वो हर बात को पास करवा लेगा। इसीलिए केंद्र में चाहता है लोग ना कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट रहे, ताकि हम किसी भी अधिनियम को, किसी भी बिल को आसानी से पास करवा लें। समझ गया? तो चेंज कर सकता है। जिसकी सरकार आएगी उसको लगेगा कि पीछे वाला सरकार के जो नीति था वो खराब था, तो उसको बदल देगा। मान लेते हैं ना, हाँ, मान कर लीजिए, मान एकदम मानिए, बोलिए। कोई एक ऐसा बिल आया जिसमें हम लोग आर्थिक शोषण होगा, हाँ, और वो बिल पास हो गया, तो हाँ। हम लोग नहीं किया जाए। देखो, जब उस सरकारें पास कर दिया, मतलब संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति भी उस पर साइन कर दिया, और न्यायपालिका आपको कुछ नहीं बोल रही है, तो वो नियम रहेगा। अब वो नियम तब रद्द होगा जब वो खुद ही सरकार रद्द करे, या आप सरकार बदलिए, दूसरा जो सरकार आएगा रद्द कर देगा। अभी बिहार चुनाव जब चल रहा था तो प्रशांत किशोर कहा था ना
कि जैसे ही हम चुनाव में जीत के आएंगे हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे, शराब फिर से चालू करेंगे। नीतीश कुमार के सरकार को लगा कि शराब खराब चीज है, इसको बंद कर देना चाहिए, बंद कर दिया। प्रशांत किशोर का कहना था कि हम मुख्यमंत्री, मान लो प्रशांत किशोर बन गया, अब प्रशांत किशोर को लग रहा है कि नहीं शराब बढ़िया चीज है, उससे ज्यादा तो लोग ब्लैक में पी के मर रहा है, इससे अच्छा है कि हम उसको बेचे, तो उसको लागू कर देगा। फिर नीतीश कुमार आएगा, उसको लगेगा कि नहीं इसको फिर से बंद करना चाहिए, बंद कर देगा, अपन अपन नीति। न्यायपालिका तब बोलती है जब उसका विद्रोह होता है, संविधान के विरुद्ध में कोई कानून बनता है तब है, न तब बीच में। अभी तक सिचुएशन में तो न्यायपालिका भी चुप्पी साधे हुए है। अब इधर आ जाओ, इधर खत्म करो, वो अलग टॉपिक है। देखिए तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में पूरा लिख दिए हैं कि 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत जिला दंडनायक बंधन पत्र यानी एक बॉन्डिंग बना करके या जमानत पर किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशन देने की आज्ञा दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप सरकार के विरुद्ध में कोई भी समाचार पत्र नहीं छापेंगे, अगर छापते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। हाँ, लेकिन बाद में आगे चलकर जब लॉर्ड रिपन आता है तो 1882 में इस अधिनियम को क्या करता है, खत्म। तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, तो वो कौन है, लॉर्ड रिपन 1882 में। भाई ने अरे गधावा। अब जैसे देखो आज जो हम मान लो यहाँ पे जॉब करेंगे सरकारी, तो सब दिन हम ही यहाँ रहेंगे, हमारे जगह कोई और आएगा, फिर उसके जगह कोई और आएगा, फिर उसके जगह कोई और आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जितने भी, क्या वही हमेशा रहेंगे, रिटायर होंगे नहीं आएंगे, रिटायर होंगे नहीं आएंगे, तो सब अपने अपने अनुसार काम करेंगे। रिटायर हो रहा है नया रहा है, रिटायर हो रहा है नया रहा है, समझ गया। 62 उम्र और 62 वर्ष और 65 वर्ष है। हाई कोर्ट 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष। बेटी सरकार हाँ कहाँ, और वहाँ की राजनीति अलग है, वहाँ पे चुनाव भी होता था कई, अब वहाँ पे तो आज तक राजतंत्र है, आज भी वहाँ पे राजा या रानी होती है, बाकी सब कुछ के चुनाव होता है, राजा रानी परंपरागत है। दूगो है वहाँ, बहुदलीय में रखो, ऐसे दूगो मुख्य रूप से है। हाँ आगे देखिए 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, इसके ये लाया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्यों, बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, लोगों में असंतोष की भावना है, विरोध कर रहे हैं, उस चीज को दबाने के लिए लाया गया क्या चीज, न्यूज़पेपर एक्ट, समाचार पत्र अधिनियम। इसके अनुसार किसी भी समाचार पत्र ऐसी चीजों को नहीं छाप सकता है जिससे कि हिंसा या हत्या की प्रेरणा मिले, यानी कि सरकार के विरुद्ध में, उसके जो भी नीति है उसके विरुद्ध में नहीं छाप सकते हैं। हाँ समझ गया, तो ऐसे करके इसको लाया गया था। अगर आप छापते हैं तो सरकार आपकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है, आपका छपखाना तो जेबे करेगा, साथ ही साथ आपकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, ठीक। अगर जब आपका ये संपत्ति जब्त किया गया है या आपके ऊपर केस फाइल हुआ है तो आपके पास 15 दिन का समय है, 15 दिन के भीतर आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं अपना छुड़वाने के लिए, सबूत इकट्ठा करके अपना दे सकते हैं कि हम गलत कुछ नहीं छापे हैं, नहीं तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, जब्त। समझ गए, तो ये चीज था। उसके बाद देखिए 1910 में आया भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, और ये कहीं ना कहीं वही था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, एक बार दोबारा लागू हुआ था 1910 में, क्योंकि वो सारी चीजें कर दी गई थी फिर से लागू जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में हुआ था। बाद में इसके लिए एक यहाँ पे कमेटी बैठाई गई, कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था तेज बहादुर संप्रू, तो वो इस पे जांच के इसका मामला के, और उन्होंने कहा कि नहीं ये जो चीजें हैं वो गलत है, समाचार पत्र को लेकर के इसको खत्म करना चाहिए। और जो 1910 में आया था या 1908 में आया था लॉर्ड कर्जन वाला नियम, और 1910 में जो कहोगे एक तरह से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ही था, इन दोनों को क्या किया गया, रद्द किया गया। किसके कहने पर, किसके सिफारिश पर, तो इनके सिफारिश पर। खाली तेज बहादुर, हाँ तो नमो से तरह पता चल रहा है।
हाँ तो यहाँ ना तोरा देख रहा है प्रेस कमेटी बनाया गया है। के अरे तेज बहादुर खुद गदावा एकड़ में के अध्यक्ष है, एकरा सरकार नियुक्त किया यहाँ पे कि तुम ये जैसे मान लो ये नियम खराब है, पूरा देश में चल रहा है थी, इसके विरोध में लोग बोल रहे हैं, तो हम सरकार हैं तो हम कहें कि सही है कि गलत है, कैसे पता चले? तो कोई जानकार आदमी चाहिए। तो हमको लगा कि ये आदमी जानकार है, ये 4 गो जानकार है, ओकरा में सबसे ज़्यादा जानकार तू है। तो हम कहा किए कि तूने 5 के मिला करके एक कमेटी बनाए, जेकर हेड बना दिए तोरा, तोर नीचे 4 काम करेगा, और तूने 5 मिल के बात के जांच करेगा कि सही में ये नियम जो है वो गलत है या फिर ये सही है। और तू जो फैसला देगा उसका पर हम विचार करेंगे कि हमको मानना है कि ना। अब तू 5 बैठा, तुमको लगा कि नहीं ये नियम बहुत गलत है, अन्याय हो रहा है, तो तू हमारे से आके कहेगा कि सर हम पूरा रिपोर्ट जमा किए, सब लिखित रूप में तू देगा कि देखिए ये गड़बड़ी है, इन नियम को रद्द कर देना चाहिए। तू कह दिया, तुम्हारा ड्यूटी खत्म। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको ख़त्म करेंगे कि ना करेंगे। तो हमको लगा कि ख़त्म कर देना चाहिए, तो हम ख़त्म कर देंगे। यही कहानी है, समझ गया? आगे देखिए नेक्स्ट 1931 का भारतीय समाचार पत्र, ये जो है इसके अनुसार 1910 के सारे आदेश फिर से लागू हुआ। जैसे यहाँ 1910 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट फिर से लागू हुआ था, समझो कि 1931 में तीसरा बार ही लागू हो गया, खाली नाम बदलते गया है। 1878 वाला कब लागू हुआ? 1910 में। 1910 वाला लागू हो रहा है 1931 में, यानी कि 1878 वाला लागू हो रहा है, समझ गए? तो उसको फिर से लागू किया गया था। फिर से इसको इसके माध्यम से न्यूज़पेपर को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था। और इस टाइम पे एक चीज़ और चल रही थी, विश्व आर्थिक मंदी, देश में असंतोष के माहौल, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आने वाले कुछ समय बाद विश्व युद्ध दूसरा का 1939 में। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वो क्या किया था? लागू किया था ये वाला नियम, यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट फिर से, ताकि देसी भाषा में कुछ न छपे, लोगों में आक्रोश की भावना न फैले। तो सारे नीति सरकार ने अपनाया था, समझ गए? लेकिन आगे चल करके 1945 में इसको भी रद्द किया गया। मतलब कि देखो, जब देश में अशांति के माहौल बन रहा है तो नियम लागू कर दिया जा रहा है, जब शांत हो रहा है तो उसको रद्द कर दिया जा रहा है, समझ गया? ये प्रक्रिया चल रहा था। उसके बाद अंतिम बना तुम्हारा बउआ अंग्रेजी शासन काल में 1947 में, जब हमारा संविधान सभा के गठन हो गया, ठीक? और उस हाँ तो सुनो पहले, और ये तय हो गया कि हमारा मौलिक अधिकार रहेगा संविधान में, तो उसके सर्वेक्षण के लिए, उसके जांच के लिए मुख्य रूप से इसको बिठाया गया था। उसके अलावा मौलिक अधिकार के विरुद्ध में जो भी उस टाइम के खास करके अखबार में जो अधिनियम थे उनको ख़त्म करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। जैसे कि देखो 1931 ईस्वी का जो समाचार पत्र है ये वाला भी, यानी एक तरह से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद देसी राज्य अधिनियम था वो भी ख़त्म किया गया। उसके बाद देसी रक्षा अधिनियम है 1934 का, उन सबको क्या कर दिया गया? रद्द। अगर ये सारी चीज़ें रद्द ना होती तो मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं रहता। तो मौलिक अधिकार सच में लागू हो, इसके लिए इनको रद्द करना जरूरी था। उसी के लिए एक समिति गठित की गई 1947 में, और इन सब को रद्द किया गया ताकि सही में मौलिक अधिकार लागू हो पाए। उसके बाद हम लोग आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद 1951 में सरकार के संविधान के अनुच्छेद 19 के बी में, ऐसे ही ए में भी आता है, जो बोलने की आज़ादी है या प्रेस की जो भूमिका है, बोलने की स्वतंत्रता है, पूछने की, वो आता है आर्टिकल 19 के ए में। लेकिन उसके कुछ शर्त और नियम भी हैं। ए में आपको है कि बोलना है, लेकिन बी में ये भी है कि आपको अभद्र चीज़ नहीं बोलना है। एक हम लोग के मौलिक कर्तव्य में भी आता है, ऐसे भी आता है। आपको मर्यादा बना के रखना है। आपके पास ये चीज़ है अधिकार कि आप संगठन बना सकते हैं, आंदोलन के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन उसी में एक और नियम है, आप हथियार लेकर के इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अधिकार के साथ ही आपको कुछ सीमाएं भी दी गई है। तो वहाँ पर अनुच्छेद 19(2) में वही बात हो रहा है। बाद में इसमें संशोधन किया गया था, समाचार पत्रों को यहाँ पे छूट देने के लिए और थोड़ा उस पर लगाम करने के लिए भी, दोनों चीज़ें के लिए इसमें संशोधन करना पड़ा था। आज अगर पूछे प्रेस को बोलने की जो स्वतंत्रता है पूछने की, वो कौन से आर्टिकल में है? तो 19A है, ठीक ना? बी में कुछ शर्त है, ठीक ना? अब ये पढ़ना है तुमको तो आना पड़ेगा अगला साल, ठीक? हाँ, पूरा मौलिक अधिकार पढ़ना है, लाइन से हर एक अनुच्छेद को पढ़ना है।
ओकरा में ABCDFG 19 बहुते बड़का है, ABCD करके, समझ गए। खैर इधर छोड़ो। फिर 1954 में जो न्यायाधीश थे उस टाइम के GS राजा अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में एक प्रेस कमीशन के गठन किया गया और इन्होंने सिफारिश की कि भारत के लिए एक यहाँ पे अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद बननी चाहिए और इनके कहने पे 1954 में ये गठित हुआ। यही आगे सारी चीजों को संभालेगा, समझ गए। उसके बाद आज के टाइम पे बात करो तो आज पत्रकारिता जो है आपको हर जगह मिल जाएगा। आप साहित्य में जाइए, मनोरंजन में जाइए, ज्ञान में जाइए, विज्ञान में जाइए, प्रशासन में जाइए, राजनीति में जाइए, जहां आपको जाना है जाइए, हर क्षेत्र में आपको प्रेस की भूमिका मिल जाएगी। आज समाज में जो दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, जो भी चीजें हैं, हर मुद्दे पर प्रेस आवाज उठाती है, जनता को जागरूक करती है। ये बोलने में हमको शर्म आ रही है, लेकिन किताब में है तो हमको बोलना पड़ेगा। आज जो ये कहा जाता है, हम अपना व्यक्तिगत रूप में इस चीज को नहीं मानते। ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आज के भारत की मीडिया तो नहीं है, ठीक। तो आज प्रेस को लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक। और कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर रही है। सब बोलने में शर्म की बात है, लेकिन क्या करिएगा, आज प्रेस सरकार के नीति को सकारात्मक मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, ठीक। अब बुक में है मैया ये सब लाइन, हम अपना तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं, ये लिखना मेरी मजबूरी है। अगर हमारे व्यक्तिगत रूप में अधिकार हो तो हम ये पॉइंट ही हटा देते, ये हम नहीं लिखते क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन ये लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिखें क्योंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं। तो आपको यही बताना है। समाज के हर मुद्दे को उठाता है, लोकतंत्र के सिद्धांतों को, उनके मूल्यों को अगर कोई जीवित रखता है तो वो कौन है, प्रेस। इसलिए प्रेस को हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो दुनिया के सामने हम किसके माध्यम से रखेंगे, प्रेस के माध्यम से, ठीक। कोई भी सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध में जाके काम कर रहा है, उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है, तो कैसे लोगों को पता चलेगा, प्रेस के माध्यम से। इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहते हैं। अब आप ही दोगला हो जाइएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अधिकार मिला है, आप उस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसमें अब क्या किया जा सकता है, समझ गए। तो तुम्हारे चैप्टर में यही था। आज तुम्हारा हिस्ट्री भी हो गया कंप्लीट। अब रह गया इसका खाली ऑब्जेक्टिव। माथा के 3 गो बोझ खत्म, अब एक बोझ बचा हुआ है, उसके लिए 1 महीना काफी है। हम अपने टाइम पर हैं, आप जिस टाइम पे शुरू किए उसी टाइम पे हम खत्म किए हैं।